हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैथमेटिक्स रिवीजन क्लास। तो आज हम लोग अपनी क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ टॉपिक्स और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है फंक्शंस। फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस आर बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन और रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आप इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर आप आटा डालते हो। ठीक है, ये मशीन बनाई मैंने मशीन। ठीक है, आटा डाला आपने इस मशीन के अंदर और आपको इस मशीन ने गर्मा गर्म रोटी बना के दे दी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमने ये मशीन थी हमारी, रोटी मेकर कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, हमने इस मशीन में कुछ इनपुट दिया, मशीन ने कुछ परफॉर्म करा और हमें उस चीज़ का क्या मिला, आउटपुट मिल गया। क्या? रोटी। हमने इनपुट दिया आटा, मशीन ने कुछ प्रोसेस करा, उसके बाद हमें आउटपुट मिला रोटी के बारे में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मशीन ने एक फंक्शन परफॉर्म करा कि जिसे उसने इनपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है एक फंक्शन। मैथमेटिक्स के तौर पे आपने अपनी क्लास 10th के अंदर ये पढ़ा होगा ना, पॉलिनोमियल के बारे में, ax² + bx + c = 0, और आप ये fx लिखते थे, है ना। तो ये fx क्या है? ये पॉलिनोमियल होता है। बेसिकली दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है ना, fx इज एन इक्वेशन, अ रिलेशन। ठीक है ना, किसके टर्म्स में, मतलब किसके बीच का रिलेशन है? y का और x का आपस में। मतलब ये कि अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखो ना, तो ये एक ग्राफ बनाएगी। कैसा? एक पैराबोला। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब आप ये कह सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर y और x के बीच का रिलेशन। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं इस टॉपिक का, तो इसीलिए इस हिसाब से आप ये कह सकते हो। ओके, और ये ax² + bx + c = 0 क्या है? ये हमारी इक्वेशन है जो कि ये बताता है कि जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर मैं अपना x यहाँ पे 1 रखता हूँ तो समझो मेरी y की वैल्यू आप फॉर एग्जांपल 2 ले लो। ठीक है, तो ये बताता है कि अगर मैंने मेरा x के अंदर 1 रखा तो मेरी y की वैल्यू 2 आएगी। मतलब मैंने अगर a + b ax² + bx + c = 0 है, ये मेरा क्या है, फंक्शन, जो कि अभी मैंने बताया आपको y की वैल्यू है। ठीक है ना, तो मैंने बोला कि अगर मैं इसके अंदर 1 रखूँगा, f = 1, मतलब x की जगह 1 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, a + b + c, जो कि किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और ये मेरा y के बराबर है। तो मतलब मेरे पास क्या आया, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है ना, तो ये काम होता है एक फंक्शन का। ठीक है, ठीक है, तो टोटल 4 टाइप्स होते हैं। क्या क्या? पहला होता है लीनियर फंक्शन। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और चौथा होता है लॉगरिदमिक फंक्शंस। ठीक है ना, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 फंक्शन के टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन के बारे में।
लीनियर फंक्शन मतलब ये मेरा फंक्शन है जो कि y का फंक्शन है, बेसिकली x का फंक्शन है जिसकी वैल्यू हम y के उसमें निकालेंगे, ax प्लस b। ये क्या हुआ, एक लीनियर फंक्शन, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। फिर आ जाएंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब वन बाई ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मेरा x की जो टर्म है वो मेरे डिनोमिनेटर में होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू द पावर x के टर्म्स में जो होते हैं फंक्शंस। फिर हम बात करते हैं लॉगरिदमिक फंक्शंस की, जैसे log एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो एक बेसिकली लॉगरिदमिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप्स होते हैं मेरे फंक्शन की, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे आप सभी को रूल्स पता होंगे ना बेसिक अलजेब्रा के बॉडमास के, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई मेरे फंक्शन के अंदर वैल्यू 0 है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मेरे इस x की टर्म के पास जो मेरी वैल्यू आएगी वो भी 0 के बराबर होगी, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ यही कि अगर मेरी f माइनस ए है तो ये बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मेरा माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और मेरा ए अंदर रह जाएगा, नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। उसी के साथ तीसरा है कि अगर मेरा कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है मेरे फंक्शन के बाहर तो हम उसे अंदर नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है ऑपरेशन, ठीक है। ये बार मैं सारे आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। इनके अंदर नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। फंक्शंस आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। और इस लास्ट हमारा जो ऑपरेशन भी, ठीक है। अब आपका क्या काम है, आपको इन सभी के एक एग्जाम्पल्स अपने पास लिखने हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में भी ये सब चीज़ें बैठ जाएं, ठीक है। किसके रिगार्डिंग लिखने हैं, आप ये ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये मैंने आपको दिया है फंक्शन, ठीक है। अब एक बार सारी चीज़ें इसके अंदर आप ट्राई करके देखो कि क्या x की वैल्यू 0 आ रही है जब हमने फंक्शन के अंदर x को 0 रखा। ऐसी माइनस ए और ए डाल के आप सब चीज़ें को ट्राई करो, ठीक है। ए की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लिमिट्स के बारे में। ऊपर ही आ जाते हैं यहाँ। अब आप समझो कि मेरे पास एक फंक्शन था, ठीक है। कैसा फंक्शन था, एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, और इसके अंदर x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ठीक है। मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो मेरा ग्राफ कुछ कैसा सा बना, ऐसा सा बना है, ठीक है। किसका, y इक्वल टू एच एक्स का ग्राफ, जिसके अंदर एच एक्स क्या है हमारा, ये, ठीक है। तो जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो आप देख रहे हो कि जब मेरी x की वैल्यू 2 हुई है तो यहाँ पे एक हॉलो डॉट आ गई है। हॉलो डॉट का मतलब कि ये जो मेरी फंक्शन है यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 डाल देंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0/0, और ये क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हमारी नीड्स कुछ ऐसी बनी कि हमें अगर इस चीज़ को भी मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, कि मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि चलो ठीक है, मैंने x इक्वल टू 2 नहीं लिया है,
लेकिन अगर मैंने क्या करा, मैं अपना जो मेरा ग्राफ बना है ना, मेरा ये वाला, मैं जो ब्लू से आपको दिख रहा है, जो इसमें आपको जो ये मेरा ग्राफ बना है, मैं अगर ये वाली वैल्यू ले लूँ, ये वाली यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है, ठीक है, समझो ये जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर मुझे इन दो वैल्यूज़ पे काम करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी x की वैल्यू क्या ली, एक ले ली मैंने 1.99, ठीक है, मतलब 2 से छोटी, और एक ले ली मैंने 2.01, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, देखो x की वैल्यू जैसे मैंने ले ली 1.9, तो मेरी फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3.9, ठीक है, और वहीं मैंने ले लिया अगर 1.99, मतलब हम धीरे धीरे 2 के पास जा रहे हैं। 2 पे तो वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अगर आप देखो, अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, मतलब हम इधर से जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि अगर हमने वैल्यू 1.999 ली, तो हमारे पास 3.99 करके कुछ वैल्यू आ रही है, 3.9990 करके कुछ वैल्यू आ रही है ना, 9 ही होगा, ओके। तो हम बेसिकली 2 पे वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम वैल्यू 1.999 की निकाल रहे हैं, जो कि 4 नहीं है, 4 से छोटी है, ठीक है, 3.999, ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू है। और वही अब मैंने क्या करा, मैंने 2.1 की निकाली, ठीक है, फिर मैंने 2.01, अब मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ 2 की तरफ, 2 पे नहीं आऊँगा, लेकिन 2 के बहुत नियर आऊँगा, मतलब 2.001, 2.0001, ठीक है, ऐसी वैल्यूज़। तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4.0001, 4.001, ठीक है। तो मैं इस तरफ आ रहा हूँ। अब मेरे को ये इस चीज़ को बताना था कि भाई देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं इधर से आ रहा हूँ 2 के पास, तो मेरी वैल्यू नियर अबाउट 4 जा रही है, और अगर मैं इधर से आ रहा हूँ 2 के पास, तो भी मेरी नियर वैल्यू अबाउट 4 जा रही है। किसकी, 2.001 की, 2 की नहीं, क्यों, क्योंकि 2 तो इनडिफाइंड है, अनडेफिनिट है, नॉट डिफाइंड है। तो इसी चीज़ को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो ना, तो मैं उसे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कैसे, लिमिट्स के उसमें, ठीक है। अब ये लिमिट्स क्या हैं, अभी मैं आपको पहले देख लो कि मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं x को लेके जा रहा हूँ 2 के पास, मतलब x में जो है मेरा 2 से बहुत छोटा है, समझो वो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, 1.999 भी हो सकता है, 1.499 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं है, लेकिन है 2 से बहुत छोटा, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ये मैं उसे ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे अपना फंक्शन लिखूंगा जो कि है hx, ठीक है, और इसकी वैल्यू, ये ब्रैकेट ज़रूरी नहीं, खाली ये इससे काम चल जाता है, लिमिट hx, ठीक है, जो कि अब मैं उसको अगर x को, मतलब अगर मैं अपनी x को 2 के पास लेके जाता हूँ, तो वो किसके अबाउट आती है, नियर अबाउट किसके पास आती है, वो आती है नियर अबाउट 4 के, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे इसे डिनोट करूँगा। अच्छा, अब इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप समझो मैं जैसे लेफ्ट की तरफ से आ रहा था, ठीक है, तो जो मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ ना, इसके अंदर मैं आपको कैसे डिनोट करूँगा, मैं डिनोट करूँगा x -2, माइनस इसमें ऊपर आता है, ठीक है, फंक्शन मेरा वही है hx, जिसकी वैल्यू 4 है। क्यों, क्योंकि भैया देखो, -2 मतलब क्योंकि मैं नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने -2 लिखा है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसको अगर मेरे को राइट हैंड साइड से लिखना है, तो जो मैं ऐसे आ रहा हूँ, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा, इसको मैं डिनोट करूँगा x2+, ठीक है, ऐसे डिनोट करूँगा, जो कि इसकी वैल्यू भी 4 के बराबर है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों की ही सेम ही वैल्यू है, क्योंकि ये तीनों एक ही चीज़ को बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये हमारी मेन लिमिट, ठीक है। लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब वही है कि एक बाउंड्री, ठीक है ना, मतलब अगर मेरा जो फंक्शन है उसके अंदर जो मेरी x की है, मैं बाउंड्री अगर लगभग 2 रख दूं, तो मेरे पास लगभग मेरे फंक्शन की कितनी बाउंड्री आएगी, तो वो मेरे पास 4 की आएगी, ठीक है। आप उसे ऐसे इन सिंपल टर्म्स में समझ सकते हो, इतना ही ईजी है लिमिट, ठीक है।
अब मैं एक बार इसकी इंग्लिश भी पढ़ देता हूँ आपके लिए, दैट अ फंक्शन fx हैज लिमिट l, a function fx has a limit l when we please by taking x sufficiently close to x naught, ठीक है ना, and then we write it like this. इसका आप काइंड ऑफ जनरल फॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बेसिक लिमिट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्योरम्स ऑफ दीज लिमिट्स। ये एनसीईआरटी का ही पेज है और वो एनसीईआरटी का ही वो है एग्जाम्पल है, मैंने आपको एनसीईआरटी के उससे ही बताया है, ठीक है ना। तो ये रहे मेरे थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। ये क्या है, वही जैसे हमने अभी फंक्शंस के लिए पढ़ा था ना, कि हम फंक्शंस को कैसे डिनोट नहीं करते हैं, अब हमने लिमिट्स को पढ़ रहे हैं कि हम उन्हें कैसे डिनोट करते हैं। मतलब अगर मेरे पास कुछ ऐसी लिमिट दे रखी है, अगर मेरे पास कुछ ऐसी लिमिट दे रखी है जिसके अंदर x जो है दैट इज टेंडिंग टू बी a, और मेरे पास फंक्शन है 2 जिनको मैंने ऐड कर रखा है, तो मैं अपने लिमिट को अंदर ऐसे खोल सकता हूँ और वो दोनों की लिमिट बन जाएगी, दोनों फंक्शंस की उनकी इंडिपेंडेंट लिमिट बन सकती है। उस हिसाब से सब्ट्रैक्शन में भी ये वैलिड है, एडिशन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं प्रोडक्ट रूल और डिवीजन को कहते हैं क्वोशंट रूल, ठीक है, और इसको कहते हैं डिफरेंस रूल और इसको कहते हैं सम रूल या सम ऑफ एडिशन रूल या ठीक है सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर केस के अंदर अगर मेरे जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसके अंदर कांस्टेंट मेरा बाहर आ जाता है। तो आ जाओ, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, जो कि है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर्व, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, अब आप समझो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ओके। ये जो है ना मेरा पर्पल से जो मैंने बनाया हुआ है, ये पर्पल से जो मैंने बनाया हुआ है, ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा फंक्शन का एक किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि ना मुझे एक्चुअली में ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट की, ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, मैंने इस पॉइंट की लोकेशन लिखी, मतलब ये एक्स नॉट है और ये क्या है, ये है मेरा एफ एक्स नॉट, यानी आप इसे क्या बोल सकते हो, आप इसे वाई भी बोल सकते हो या वाई नॉट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मेरा एक्स नॉट है, ये मेरा वाई नॉट है, ठीक है। और फिर मैंने इस ग्राफ की एक ये वाली इक्वेशन लिखी, ये किसके बराबर है, ये मेरा वाई नॉट प्लस चेंज इन वाई। अब चेंज इन वाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है मैंने इसे बोला है चेंज इन वाई, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर है मेरा, वाई नॉट प्लस चेंज इन वाई। इसको मैं अगर फंक्शन के टर्म्स में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, एफ एक्स नॉट प्लस चेंज इन एक्स, ठीक है ना। इसे मैं एज ए फंक्शन के टर्म्स में लिखूंगा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, ओके। इसको एज अ फंक्शन के टर्म्स में ऐसे लिखूंगा। और अब मैंने क्या करा, मैंने ना अपनी इस वैल्यू को एक ट्रायंगल के फॉर्म में लिखा। तो मेरे पास इस ट्रायंगल, आप समझो, मैं इसको नेम कर देता हूँ ए बी सी, ठीक है। तो अगर मैं बी सी की लेंथ देखूँ तो वो मेरे किसके बराबर है, वो मेरी चेंज इन वाई के बराबर है। तो मैं चेंज इन वाई को कैसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स नॉट प्लस चेंज इन एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। और वही मैं अगर अपने ए सी की लिखूँ तो वो क्या आएगी, वो आएगी मेरी चेंज इन एक्स, ठीक है। अभी आपको इस टेंजेंट का मैं मतलब बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है, ठीक है। तो एक बार अब मैं चाहता हूँ कि ना मैं एक बार इस पूरे की, जो ये मैंने अभी ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, इसकी एक बार इस पूरे ग्राफ की जो मैंने अभी बनाया है ना, इसकी मैं एक बार स्लोप लिखूँ। स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है, ये होती है स्लोप, वाई इक्वल टू एफ एक्स की, ठीक है।
लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने ना एक लिमिट सेट कर दी। मतलब ये कि अगर मैं बोलूँ आपको कि ये जो चेंज है इसको मैंने बहुत ही छोटा बना दिया। मतलब समझ नहीं आया, देखो समझाता हूँ। मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ आपको, तब समझ आएगा। ठीक है, यही ग्राफ है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है ये एक ट्रायंगल बना। ठीक है, एज्यूमिंग कि ये जो ट्रायंगल के जो दो वर्टेक्स हैं वो मेरे इसी ग्राफ पे लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे को तुम tan थीटा की वैल्यू बताओ। tan थीटा मतलब आपको पता है ना क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो इसकी वैल्यू बताओ, तो आप मुझे क्या बताओगे कि tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x के बराबर है। ठीक है, इसी को ही हम स्लोप कहते हैं, उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं हम। किस में, स्ट्रेट लाइंस एक चैप्टर आता है उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं 11th क्लास का। ठीक है, तो ये होता है हमारा tan थीटा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ओके, अब मैंने क्या करा, मेरे पास जो ये ट्रायंगल था ना मेरा, मैंने इस ट्रायंगल को इतना छोटा बना दिया, इतना छोटा। ठीक है, कि मेरे को उसे जूम करना पड़ रहा है, और छोटा बना दिया। ये एंगल और ये सब मिटा रहा हूँ मैं, 1 मिनट। मैंने इस ट्रायंगल को बहुत छोटा बना दिया। ठीक है, और छोटा, इतना छोटा कि इतना छोटा बना दिया कि जो मेरा एक पूरा पैराबोला बन रहा था ना, अब वो अगर आप ध्यान से देखो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, एज्यूमिंग कि ये ट्रायंगल मेरा सेम उसी पोजीशन में है। ठीक है, इसी पोजीशन में है। ठीक है, अब मैंने अगर इतना छोटा बना दिया तो ये कैसा सा लिखेगा, कुछ मुझे ऐसा सा दिखेगा। ठीक है, और मैं बोलूँ आपको कि यही जो है इसी फिगर में ये मेरा चेंज इन y है और ये मेरा चेंज इन x है। ठीक है, तो मतलब कहाँ मेरा इतना बड़ा ट्रायंगल था और अब मैंने एकदम ही उसको इतना छोटा कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो लिमिट मैं अगर अब इसकी सेट करने जा रहा हूँ तो इसकी जो चेंज इन x है ना वो इतनी छोटी हो चुकी है कि वो लगभग 0 के बराबर है। 0 नहीं है, लगभग 0 है। तो मतलब मैं इसे अगर अब ऐसे लिखूँ, और मैंने ये जो मेरा पॉइंट A था ना, इसको मैंने नाम दे दिया AT। ठीक है, तो अब मैं अगर इसकी स्लोप लिखूंगा तो ये किसके बराबर आएगी, स्लोप मेरी चेंज इन y, चेंज इन y, चेंज इन x के अंदर आएगी, जिसके अंदर मेरी लिमिट सेट है क्या, चेंज इन x इज अराउंड 0। ठीक है, इट इज नॉट 0 बट इट इज अबाउट टू बी 0। ठीक है, और इसी चीज को मैं लिखूंगा ऐसे, लिमिट ऑफ, मैं से फंक्शन के टर्म्स में लिख रहा हूँ, x प्लस चेंज इन x माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन x। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है कि अगर मेरे पास ये 80 बन गया मेरा टेंजेंट। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास एक ऐसा सा ग्राफ है, एक पैराबोलिक ग्राफ है, और मुझे उसके एक इतने छोटे से पॉइंट की, इतने छोटे से पॉइंट का अगर मुझे उसके उस टाइम पे स्लोप निकालनी है तो मैं उसे इस लिमिट से बता सकता हूँ। ठीक है, मेन चीज़ ये है, रिजल्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसे मैं नीचे ले आता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। ठीक है, इंक्रीमेंट होता है जैसे कि मैंने आपको इसी ग्राफ में बताया था ना,
ठीक है। इंक्रीमेंट होता है जब मैं एक्स से पीछे आऊँ तो इसे कहते हैं डिक्रीमेंट, और एक्स से आगे आऊँ तो इसे बोलेंगे हम इंक्रीमेंट। ठीक है ना, बस। इस चीज़ के रिप्रेजेंटेशन एक और तरीके से हम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं अब डेरिवेटिव। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स। मतलब जब मेरा चेंज इन एक्स जो है दैट इज अबाउट टू बी ज़ीरो, इट इज़ सो मच नियर ज़ीरो। ठीक है, और मेरे को फिर उसकी मैंने जो स्लोप निकाली तो उसे मैं बोल दूंगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। इसको मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई से, या फिर ये अगर ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है ना तो मैं इसे एफ डैश से भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर डी बाई डी वाई ऑफ एफ एक्स से भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर y डैश से या f डैश x से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसके डेरिवेटिव हो गए। बस इसी चीज़ को हमने डेरिवेटिव बोला है, और कुछ नहीं है डेरिवेटिव। ठीक है, जब हमारी लिमिट जो है इतनी छोटी होने वाली है और हमने इसका स्लोप निकालना है, किसका, हमारे इस ग्राफ का, इस ग्राफ का। ओके, तो उसे कहेंगे हम डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन एक मेथड है जिसके अंदर आप डेरिवेटिव को कंप्यूट करते हो, डेरिवेटिव को निकालते हो। कंप्यूटिंग डेरिवेटिव। ओके, ठीक है ना, जो कि क्या है, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट y। ठीक है ना, ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे। टोटल 6 टाइप्स हैं। एक है ऑर्डिनरी, ठीक है, एक है पार्शियल, एक है लीनियर, एक है नॉन लीनियर, एक है होमोजीनियस, और एक है आपकी नॉन होमोजीनियस। काइंड ऑफ पेयर्स में है अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है ना, ऑर्डिनरी पार्शियल, लीनियर नॉन लीनियर, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ आपके डिफरेंशिएशन हैं। ठीक है, इनको अब हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन रूल्स के ऊपर। डिफरेंशिएशन रूल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर एग्जामिनेशंस में इन्हें पूछ ही लिया जाता है। सबसे पहला आता है पावर रूल, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक फंक्शन था y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरे किसके बराबर आता है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n विच इज इक्वल टू n x n माइनस 1। ठीक है, n क्या है, n इज माई एन इंटीजर। ओके,
नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। एन हमारा एक्सपोनेंट है, कोई भी एक्सपोनेंट हो सकता है, ओके, जैसे n टू द पावर 1 2 3 है ना, ऐसे ऐसे। अभी इन सब के भी एग्जांपल्स भी करेंगे हम, ओके, क्वेश्चन में आपको मैं करके दिखा दूंगा। फिर आता है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ ए। ए क्या है, ए मेरे पास एक कांस्टेंट है, तो इसका है 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन f, मतलब डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, d बाई डी एक्स ए इंटू एफ ए एफ डैश, यानी ये कैसे बन जाएगा, a डी एफ बाई डी एक्स, ठीक है, इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं। चौथा रूल आ जाता है मेरे पास सम रूल, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस माइनस जी। इसमें एफ और जी क्या है, एफ और जी मेरे फंक्शंस हैं, तो इसे मैं कैसे लिख दूंगा, एफ डैश प्लस माइनस जी डैश, जैसे भी मेरे फंक्शंस होंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्रोडक्ट रूल के ऊपर। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रूल है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, जी इंटू एफ का डेरिवेटिव, ठीक है ना, प्लस जी डेरिवेटिव इंटू एफ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन रूल पे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं जी इंटू एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ इंटू जी का डेरिवेटिव अपॉन जी का स्क्वायर। जी क्या है, ये भी मेरा फंक्शन है, और एफ क्या है, वो भी मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। ये टोटल आपके पास 6 डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है। आप इनको 2-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि इनके थ्रू ही हम आगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम आ जाते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पे। ये किस तरीके से हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये बराबर आता है कॉस एक्स के, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर आता है माइनस साइन एक्स के। डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स बराबर आता है सेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बराबर है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर है माइनस सेक एक्स, माइनस नहीं प्लस सेक एक्स tan एक्स के। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स है बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये बराबर है हमारे एल एन ए, ठीक है, और ए टू द पावर एक्स के। एल एन का मतलब पता है ना आपको, नेचुरल लॉग, लॉग इंटू ई, लॉग बेस ई कहते हैं इसे, ओके। फिर हम आ जाते हैं हमारे दूसरे उस पे, जो कि है डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, इसका ई एक्स ही रिमेन, इसका ई एक्स ही रहता है। फिर आ जाते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स, ठीक है ना, लॉग एक्स बेस ए,
इसका क्या बन जाता है, इसका बन जाता है 1/natural log of a into x। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा dy/dx ऑफ ln x जो कि 1/x के बराबर होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चेन रूल के बारे में, दैट इज dy/dx इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। ठीक है, मतलब हमने एक और डेरिवेटिव को इसमें ऐड करा है, इक्वल टू dy/dv इंटू dv/du du/dx। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ओके, ये मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थे यहाँ तक। फिर मेरी स्पेशल फंक्शंस में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो स्पेशल फंक्शंस हैं, आपको ये सभी के सभी को लर्न करना है। ओके, ऑल ऑफ देम आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हो। ठीक है, मैं आप बोलो जैसे ग्रीन से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम आर्कस भी कहते हैं। आर्कस क्या होते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये जानने के लिए क्या होते हैं, मतलब आर्कस क्या होता है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद हम इनका डेरिवेटिव जानेंगे। ठीक है, अब आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ये सभी ने पढ़ रखा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे भाई वो तो डिपेंड करता है ना, कि अगर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो √3 के बराबर है, तो हमारा थीटा जो होगा वो 60 के बराबर होगा, है ना। तो ये तो एक स्टेप होता था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेन चीज क्या होती है आपको पता है? इसके अंदर होता है कि अगर मैंने आपको दे रखा है कि tan थीटा जो है वो आपका √3 के बराबर है, और मैं आपसे पूछूं कि थीटा क्या है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि थीटा जो है ना वो tan मेरा उस तरफ चला जाता है, राइट हैंड साइड चला जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? tan इनवर्स, यहाँ पे -1 आ जाता है, मतलब इनवर्स ऑफ √3। ठीक है ना, मतलब ये कि √3 जिसका tan है, ठीक है, टेंजेंट है, तो वो थीटा क्या है हमारे पास? 60 डिग्री। तो इसलिए फिर हमारे पास थीटा आ जाता है 60 डिग्री के बराबर। ठीक है ना, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, जिसमें यहाँ पे tan का एग्जांपल लिया है, इन्हीं को ही हम आर्कस फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, या साइक्लोमेट्रिक फंक्शंस, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इन्हीं को ही कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन के बहुत से तरीके होते हैं, मतलब मैंने लिखा इनवर्स ऑफ साइन एक्स, आप इसे कैसे लिख सकते हो? जैसे ये तो भी एक तरीका है ही, दैट साइन -1, ठीक है ना, एक्स ऐसे लिख दिया फॉर एग्जांपल आपने, या फिर आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हो, दैट इज आर्क साइन एक्स, ऐसे भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ ना पूरा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आओ शुरू करते हैं। हमें क्या गिवन है? ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये हमें गिवन है। सबसे पहली चीज, इससे हमने क्या निकाल लिया कि x जो है वो हमारा साइन y के बराबर है। ठीक है ना, तो हमने इससे निकाल लिया कि x जो है ये हमारा साइन y के बराबर है। अब हमने क्या करा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब
डी वाई बाई डी एक्स करा तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला 1 बाय कॉस वाई। ठीक है, फिर हमने क्या करा, हमने y की जो वैल्यू है वो इधर से पुट कर दी। ओके, तो उससे हमें अभी क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा 1 बाय कॉस इंटू साइन इनवर्स एक्स, इससे हमें ये चीज़ मिलेगी। ठीक है ना, इस चीज़ को आप मान लो मैंने 2 कह दिया। अब हमें दूसरी इक्वेशन से दिख रहा है कि cos y की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। मतलब ये जो है यही तो y है ना, तो इसलिए मैंने इसको बोल रहा हूँ कि cos y की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। ठीक है, वरना जो मेरा फंक्शन है वो इनडिफाइंड हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि साइन मेरा -π/2 के बराबर नहीं हो सकता, या फिर π/2 के बराबर भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब x जो है मेरा ना ही 1 हो सकता है और ना ही -1 हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा थीटा है। ओके, तो मतलब थीटा मेरा 990 हो सकता है, ना ही मेरा -90 हो सकता है। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने एक दूसरी इक्वेशन लिखी जिसमें मैंने लिखा साइन ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ओके, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पता होगा कि cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, साइन y की वैल्यू को, ताकि वो क्या बन जाए, वो बन जाए 1 माइनस साइन इंटू साइन इनवर्स x और इसका स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई है। cos y क्या है, cos y बन गया हमारे पास रूट ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाय cos y। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। तो इससे हमें क्या मिला कि dy बाई डी एक्स जो है वो आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर दो कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसे ऐसे प्रूव करते हैं। ये एक प्रूविंग है। स्टार्टिंग में ये डिफ़िकल्ट लगती है, काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आती। ठीक है, पर अगर आप इसे एक बार खुद से ट्राई करोगे ना, आपको ये तब समझ में आएगी। ठीक है, तो आइट से कि आप इसे एक बार ट्राई करना खुद से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं। ठीक है, या तो फिर आपको साइन दे देगा, नहीं तो आपको वो कॉस दे देगा कि कॉस इनवर्स का मेरे को फंक्शन बताओ, कॉस इनवर्स एक्स की मेरे को वैल्यू बताओ। तो कॉस इनवर्स एक्स भी इससे आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है। ओके, यहाँ से आपने साइन इनवर्स एक्स की निकाल ली, वो हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हमने अगर जब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करा था तो वो हमारे पास माइनस साइन एक्स आया था, है ना। अगर आप इसी चीज़ का मैं आपको उल्टा बताऊँ तो पता क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका मतलब अभी मैं आपको एक टेबल दूंगा। ठीक है, उस टेबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उन सभी वैल्यूज़ को आपको लर्न करना है। ठीक है, मैं एक बार ये आपको भी फिर से समझाऊंगा। ठीक है, लास्ट में
अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ है जिन्हें हमें अच्छे से लर्न करना है। आर्क साइन एक्स यानी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, सेम ही वैल्यूज़ हैं लगभग सारी। इसकी किसके बराबर है वैल्यू, अभी अभी निकाली हमने, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। फिर आर्क कॉस एक्स, ये किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स यानी -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी अभी आपको मैंने बताया। फिर आर्क tan एक्स, ये किसके बराबर है, ये आ जाएगा आपके tan इनवर्स एक्स के बराबर, और इसकी जो वैल्यू है ये आपकी किसके बराबर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की, ठीक है। और आर्क कॉट एक्स, ये किसके बराबर है, कॉट इनवर्स एक्स यानी 1 बाय, इसमें माइनस आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। आप एक तरह से कह सकते हो इनके सभी में ना बस माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। टोटल आपको 3 ही फॉर्मूले इसको लर्न करना है, एक आप साइन का कर लो, एक आप टैन का कर लो, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्क सेक एक्स यानी सेक इनवर्स एक्स, जो कि 1 बाय मॉड एक्स यानी जिसमें एक्स आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। और अगर हम इसी चीज़ को उसमें करें तो आर्क कोसेक एक्स यानी कि कोसेक इनवर्स एक्स, हमारे पास माइनस आ जाएगा इसमें बाहर, मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को भी आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ओके। फिर अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। हमारा लगभग डिफरेंशियल कैलकुलस का ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास 11th के अंदर हम सभी बच्चों ने पढ़ा था कि हमारे पास अगर हमें x या फिर s जिसे डिस्टेंस कहते हैं वो हमें दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x, एक्स स्क्वायर को नहीं, वो हमें अगर दे रखा है इन टर्म्स ऑफ t, तो हम उसे कैसे लिखते थे, दैट टी स्क्वायर प्लस 1t, ठीक है। हमें इसे ऐसे दे रखा है क्या, हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है। और हमसे पूछते थे कि हमें वेलोसिटी बताओ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये हम सभी से पूछते थे, है ना। एक ऐसा सा सवाल है जो फिजिक्स का है, क्लास 11th का। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते थे, हम x का या जो हमारे पास s है यानी डिस्प्लेसमेंट का हम डेरिवेटिव निकालते थे, मतलब d बाय डी टी ऑफ s, जो कि किसके बराबर आता था, अब हम इसे टी स्क्वायर को करते थे, मतलब इसके अंदर हम पावर रूल लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, d बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस d बाय डी टी ऑफ टी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर रूल लगाया, 2 बाहर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, 2t बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस t का क्या है, 1 बाहर आ जाएगा, t का क्या बन जाएगा, पावर 1 है तो 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, t टू पावर 0 इज 1, ओके। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2t। और हमसे क्या पूछा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, मतलब 2 इंटू 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, हम इसकी वैल्यू निकाल देते थे ऐसे ही, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने निकाला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन टाइम, ठीक है।
ऐसे लिखते थे हम इसे। तो ये हमारा पहला है जिससे हम रेट के मेजर्स निकाल सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है अप्रॉक्सीमेशंस की। मतलब अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है जिसकी हमें के अप्रॉक्सीमेट वो निकालनी है, फॉर एग्जांपल रूट 36.6 की निकालनी है, तो इसके कितनी वैल्यू आएगी, 6.05 करके कुछ इसकी वैल्यू आएगी। ये हमने कैसे निकाला, अप्रॉक्सीमेट करके निकाला, ठीक है ना। अभी इसका भी एक मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं भी जस्ट आपको अभी इसके एप्लीकेशंस बता रहा हूँ कैसे होती हैं। फिर मैक्सिमा और मिनिमा, ये क्या है, मैक्सिमम मिनिमम क्या होते हैं कि अब जैसे आपको साइन एक्स पता है ना क्या होता है, मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है साइन एक्स, ठीक है। अब मेरे को इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, मतलब मुझे मैक्सिमा का मतलब होता है मुझे तुम एक्स की वो वैल्यू बताओ जहां पर मेरा जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और मिनिमा इसका इन्वर्स होता है, मतलब मुझे एक्स की वो वैल्यू बताओ जहां पर मेरा जो फंक्शन है उसकी लीस्ट वैल्यू आएगी, उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके अंदर हम अक्सर इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, मुझे बताओ कि इसका मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका डबल डेरिवेटिव ले लूँगा, ऐसे हम इसे डबल डेरिवेटिव बनाते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आया तो वो मेरे पास आएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मेरे पास इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आया तो वो बन जाएगी मेरे पास इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। मतलब या तो फिर मेरा फंक्शन कुछ ऐसा सा होगा या तो फिर मेरा फंक्शन कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। ग्राफ उल्टे लिख दिया मैंने, या तो फिर मेरा जो फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ ऐसा सा होगा या फिर कुछ ऐसा सा होगा, ओके। अब जैसे इसका मैं अगर निकालूं डबल डेरिवेटिव, तो मेरे पास पहले इसका हम सिंगल डेरिवेटिव निकालते तो वो किसके बराबर आएगा, 2x प्लस 3 के, और इसका डबल डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा, 2 प्लस 0 के। तो मतलब ये 2 आया है, यानी ये 2 जो है ये ग्रेटर है 0 से, ठीक है। तो फिर अगर ये ग्रेटर है तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरी मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे, कब, जब मेरा ये 2 रखा जाएगा, ओके। तो मतलब मेरा कुछ ऐसा सा फंक्शन बनेगा, तो ये मेरे पास मिनिमा निकल गया, ओके। मतलब ये कि जब मैं अपने फंक्शन के अंदर जब मैं 2 रखूँगा x की जगह पे तो मुझे सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे होता है अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसका ग्राफ, तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ये मेरी मिनिमम वैल्यू है, और इसके बाद जो मेरा ग्राफ है वो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो 0 से बड़ा हो रहा है, वो 0 से बड़ा हो रहा है ना। तो इसीलिए ये पॉजिटिव आ जाता है, और इसलिए यहाँ पे मेरी सबसे मिनिमम वैल्यू आती है। वहीं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा ग्राफ फिर नेगेटिव हो रहा है, मतलब 0 से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व। मतलब अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, सपोज ये, ठीक है, और मेरे को इसका इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, ठीक है। और ये है मेरे पास नॉर्मल, नॉर्मल समझते हो ना, इस टेंजेंट का 90 डिग्री होता है नॉर्मल, ठीक है। तो मेरी नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल की मेरी टेंजेंट की मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, टेंजेंट की मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ डैश, ठीक है ना। और नॉर्मल की मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, नॉर्मल की मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी -1
एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये मेरे पास नॉर्मल की आ जाएगी, ठीक है ना। टेंजेंट की अगर मैं आपको लाइक एक्सपैंड करके लिखूं तो मेरे पता क्या आएगी, ये आ जाएगी मेरे पास एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी, यही लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। ये था हमारा चौथी एप्लीकेशन, चौथी थी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं थर्ड यही थी, ठीक है हाँ। एक मिनट, हाँ तो ये हमारी होगी चौथी एप्लीकेशन, ओके। तो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंशिएट करने को आ जाएगा 6x³ माइनस 9x+4 को, तो आपको इसे कैसे करना है, 6 × 3 × x² माइनस 9x आपका 1 बन जाएगा, प्लस 4 आपका 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 18x² माइनस 9। बस ये आपका बन गया डिफरेंशिएट करने के बाद। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, पावर रूल लग रहा है इसमें, ओके। आपको ये हो सकता है आपको ये लिखना भी पड़े एग्जाम के अंदर कि आपने यहाँ पे पावर रूल का यूज करा है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 3x² माइनस 2x+1, ठीक है। इसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करोगे, 3 × 2x माइनस 2 प्लस 0, यहाँ पे ये 1 बन जाएगा x की टर्म, और 1 के अंदर कांस्टेंट है तो इसलिए 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 2, ओके। बस ऐसे ही आप इसे कंटिन्यूसली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन हमारे पास है x का, बेसिकली दैट इज 2 arc sin x माइनस 5 arc cosec x, ठीक है। तो इसको अब आप कैसे लिखोगे, इसको आप लोग लिखोगे दैट dy/dx इक्वल टू आर्क साइन एक्स का भी हमने पढ़ा था ना कैसे होता है, ये था आपका 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ चुका है, ओके। 2/(1 माइनस x² के बराबर माइनस 5 है, ठीक है। और ये कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का खुद का भी एक माइनस होता है, तो हम यहाँ माइनस के ऊपर ब्रैकेट लगा देते हैं, अपॉन मॉड एक्स, याद है मॉड एक्स इंटू x² माइनस 1। यहाँ पे आप मॉड एक्स को अगर हटा भी दोगे तो भी कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। आप यहाँ खाली x भी लिख दो, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। और अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है, हमने सॉल्व करके निकाला है, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, 2/(1 माइनस x² प्लस 5x√x² माइनस 1, बस ठीक है, इतना बन जाएगा। फिर हमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, ये तो इजी क्वेश्चंस हो गए ना, एक थोड़ा सा टफ भी देखते हैं, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, सीधा फंक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 माइनस x² ऑन 1 प्लस x²। अब एक काम करते हैं, हमने समझो लेट 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² की टर्म को हमने लेट इट टू बी t पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dy/dx जो है वो हमारा किसके बराबर है, मतलब ये क्या बन गई, ये बन गया साइन इनवर्स t। अगर आपको कोई एक ऐसी टर्म देखने को मिलती है ना जो आपको लग रहा है भाई ये पता नहीं कैसे होगी, तो आप उसको लेट t पुट कर दिया करो, ठीक है। सबसे आसान एक चीज़ होती है, सबसे आसान स्टेप होता है, ताकि आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहो, ओके। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, 1 माइनस टी स्क्वायर के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे t को पुट कर देंगे जो कि हमें क्या दे देगा,
1, ठीक है। तो 1 माइनस, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस होल रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। और ये क्योंकि अब x का एक और टर्म है इसके अंदर, हमने तो dy बाई डी एक्स निकाला था ना, तो dy बाई डी एक्स अब ये बेसिकली चेन रूल की तरह चलेगा, इनटू क्या, d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे, ये होना था यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे टी स्क्वायर को मिस कर दिया था, इसलिए हमारे पास ये दिक्कत आई। ठीक है, अब आपको इसे आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो ये नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको हम आगे लिख देते हैं। तो ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन होल रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इनटू, अब मैं यहाँ पे जो मेरा डिफरेंशिएशन थी ना, मैं उसे भी खोल रहा हूँ, तो मेरा वो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 2x। ठीक है, ये कौन सा रूल है, ये मेरा प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने। ओके, प्रोडक्ट रूल लगाया, आई मीन सॉरी क्वोशिएंट रूल लगाया मैंने, क्वोशिएंट में थे ना मेरे यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे क्वोशिएंट रूल मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको और अच्छे से लिखे तो हम क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन गया मेरा 2x बन गया, और यहाँ पे ये मेरा आ जाएगा माइनस टू एक्स होल क्यूब माइनस 2x प्लस 2x होल क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा अपॉन, क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका भी स्क्वायर। अब मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगा। ओके, और फिर यहाँ से मैं इसको भी कट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 4x इंटू 1/2x, ये क्या है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, x से कटा, 2 जो है वो 2 से कट गया, -2 बन गया, तो ये बन गया मेरे पास -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल है। ठीक है, तो ऐसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक बार अपनी एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चंस खोल लेना। ठीक है, क्लास 12th के एनसीईआरटी में आपको ये अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, चलो, तो जो मेरा आर्क साइन एक्स का था ना प्रूव करने वाला, मतलब उसकी वैल्यू निकालने वाली, मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ था, दैट y इक्वल टू आर्क साइन एक्स, यानी कि साइन इनवर्स x। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें मिल दिखा हुआ है दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, मैंने क्या करा, मैंने कर दिया साइन y इक्वल टू x। ठीक है, मैं साइन को उस तरफ लेके जा चुका हूँ, तो मेरे पास आ गया साइन y इक्वल टू x। अब मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने इसे मैंने इस चीज़ को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब मैंने कर दिया d ऑफ साइन y अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ना, जब मैं इस चीज़ को मैंने सॉल्व करा ना, तो मुझे तो पता है क्या है, साइन वाई का क्या होता है मेरे पास, साइन वाई का होता है कि वो बन जाता है मेरा कॉस एक्स, सीधा कॉस एक्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स
ये क्या है, ये एक मेरा दूसरा वो है ना, मतलब एक्स के टर्म्स में से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इन टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि ये तो कट पिट के 1 बन गया। तो अब मेरे पास क्या आ गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो मेरी 1 बाय कॉस एक्स की वैल्यू है। ये चीज़ आई मीन कॉस वाई, यहाँ पे ध्यान रखना, कॉस वाई। क्यों कॉस वाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साइन वाई था, पहले हम साइन के टर्म्स को करेंगे, साइन का जो टर्म है उसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो वाई था हमने उस वाई को डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखे रहने दिया। ओके, तो हमारे पास ये बन गया था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई। अब हमने क्या करा, हमें एक चीज़ के बारे में पता है, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैंने थीटा की जगह वाई लिख दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, ये मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या बन जाएगा, दैट कॉस वाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का होल रूट। ठीक है ना। अब मुझे क्या पता है कि कॉस साइन स्क्वायर वाई जो है ये मेरे किसके बराबर है, अगर हम ध्यान से देखें ये हमारा x के बराबर ही है। ठीक है, तो मतलब ये क्या बन गया कि cos y जो है वो मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये बन गया, और मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो मेरा 1 बाय होल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, यानी मेरा डेरिवेटिव ऑफ आर्क साइन एक्स जो है वो मेरा 1 बाय होल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये इसका सबसे आसान मैंने प्रूफ जो मेरे को मिला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है पहले वाला आसान था तो आप उसे पहले वाले से कर लो, अगर आपको लगता है ये वाला आसान है तो आप इसे इससे कर लो, बस आप मेन चीज़ें कर लो। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट उस पे, जो कि है मेट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। तो मेट्रिसेस क्या है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मेट्रिसेस क्या है, मेट्रिसेस एक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, नंबर्स की, इन अ रेक्टेंगुलर एरे। मतलब हमने कुछ नंबर्स को अरेंज करा है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जब मैंने इसको ऐसे अरेंज करा तो मैं इस चीज़ को बोलूँगा मैट्रिक्स, और मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करा है। ओके, तो ये होता है मेरा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, और डिटर्मिनेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं आपको पहले डिटर्मिनेंट बताता हूँ क्या होता है। डिटर्मिनेंट जो है ना वो क्या है, वो आप कह सकते हो, इसे हम पहले तो डिनोट कैसे करते हैं आप ये जानो। इसे हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके आगे या फिर ए को ऊपर ऐसे बना दिया, तो ये मॉड का साइन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। मॉड का भी ऐसे ही होता है। ठीक है ना, चलो। और डिटर्मिनेंट की एक चीज़ कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस चीज़ को हम मैट्रिक्स कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स इस चीज़ को एक ही चीज़ कहते हैं। अब इसका एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये होता है आई, ये होता है जे, ये होता है के। ओके, आई जे के, ये एक 3 by 3 है। 3 मतलब नंबर ऑफ रोज, और ये दूसरा 3 मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये होता है एक हमारा मैट्रिक्स। मतलब हमने एक रेक्टेंगुलर एरे में इन नंबर्स को ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, और हमने इसका यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, ये लिखा है आई जे के। अब इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन होती है। अब आप समझो मैंने नंबर लिखे कुछ 1 2 3 4। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे नंबर लिखे, लेकिन अभी क्या है, ये 2 हैं, मतलब रो में भी 2 हैं और मेरे कॉलम में भी 2 हैं। ये कॉलम होता है, ये रो होती है। ठीक है, तो मतलब 2 इंटू टू, टू क्या है मेरी रो, और 2 दूसरा क्या है मेरा कॉलम, मतलब कॉलम रो। ओके,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपका मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं 3/3। ये क्या है? ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। और इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे एक मैट्रिक्स में? तो होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 9, ठीक है। ये इसकी दो चीज़ें थी आपको बतानी थी, ठीक है। ऑर्डर का मैं आपको बता चुका हूँ। ये होता है आपका नंबर ऑफ रोज, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। और इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं m इंटू एन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम है तो ये n इंटू एन हो जाएगा और इसके एलिमेंट हो जाएंगे n स्क्वायर। अब मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर में नहीं होते, वो ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे 1 4 2 5 3 6, ये भी एक मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज किसकी कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स किसके कितने हैं? 2। तो ये 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर ये बन गया और इसके एलिमेंट्स कितने बन जाएंगे? 6 एलिमेंट्स बन जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो ये ऐसे मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। इससे ज़्यादा मैट्रिक्स के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। तो डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक तरह से मैट्रिक्स को सॉल्व करने का, यू कैन से इट्स अ वे ऑफ सॉल्विंग अ मैट्रिक्स, ठीक है। आप यूजफुल वैल्यू निकाल सकते हो एक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे हम दिखाते हैं? और ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जो मेरे 2/2 3/2 मतलब n इंटू एन के फॉर्म में होते हैं ना, जो भी मेरे मैट्रिक्स, उन सभी के लिए ये वैलिड होता है, ठीक है। एक और चीज़ रहेगी, मैं मैट्रिक्स के पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं आपके डिटर्मिनेंट्स पे आता हूँ। समझो मेरे पास एक एलिमेंट था a, तो मैं उसे लिख दूंगा a इंटू 1 और दूसरा 2 1। फिर a इंटू 1 2, ये क्या है? मेरी सेकेंड रो है। ये मेरा सेकेंड कॉलम है, मेरी फर्स्ट रो है। ये मेरी रो है और ये मेरा कॉलम है, ठीक है ना। A13 A12, इसे A12 नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम A21, क्योंकि हमारी सेकंड रो है ना। तो ये बन जाएगा A21, ये बन जाएगा A22, ये बन जाएगा A23, ये बन जाएगा मेरा A31, ये बन जाएगा मेरा A32, ये बन जाएगा मेरा A33। आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि आपको वो बोल देगा ए आई जे, और फिर आपको हो सकता है आई जे और जे का रिलेशन दे दे, दैट आई इक्वल टू J+2, और फिर आपको बोल देगा कि एक आपको मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर आई की ये वैल्यूज़ यहाँ से लेनी है, जे की यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ लेनी है, और आपको फिर उसे सॉल्व करने को कह सकता है वो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो डिटर्मिनेंट्स को मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, ये एक डिटर्मिनेंट कहलाएगा ABCD। और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? पहले हम ये करेंगे A इंटू D माइनस B इंटू C, बस ये होता है एक स्क्वायर डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको आप ऐसे सॉल्व कर देते हो। अब हम बात करते हैं, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट। अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस, ऐसे ऊपर लिख देना, फिर हम लिखेंगे A। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। A इंटू, ऐसे हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट बना दिया, यहाँ पे माइनस साइन था तो मैं माइनस साइन को यहाँ ले आया, माइनस भी बन गया, A लिया तो ये डिटर्मिनेंट बच गया। इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, ठीक है। B लिया, B की रो छोड़ दो, फिर B का कॉलम छोड़ दो, और फिर इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर प्लस C, D बच गया था, G बच गया था, E बच गया था, H बच गया था, तो इसी चीज़ को मैं यहाँ ले आया तो वो ऐसे बन गया, ठीक है। बस ऐसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, और फिर इससे आप इसको स्क्वायर के उसमें आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली तो आती है आपकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, मतलब
मतलब ये कि 1 2 3 4 इक्वल टू 1 2 3 4, सबसे पहली प्रॉपर्टी, बस खत्म। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है ऑल ज़ीरो प्रॉपर्टी। मतलब ये कि अगर 1 2 0 0 है तो वो 0 के बराबर है, या फिर 0 0 1 2 है तो वो भी आपके 0 के बराबर है। बस एक ये होती है आपकी ऑल ज़ीरो प्रॉपर्टी। इसे आप इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको बस अच्छे से समझा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी प्रोपोर्शनैलिटी की प्रॉपर्टी। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैंने यहाँ लिखा 1 और 2 और फिर मैंने यहाँ लिख दिया 2 और 4, तो ये आपका 0 के बराबर है। या फिर मैंने लिख दिया 1 और 2 और मैंने फिर से लिख दिया 1 और 2 और इसका डिटर्मिनेंट भी आपका 0 के बराबर है। ठीक है, ये होती है प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी। फिर हम आ जाते हैं चौथी चीज़ पे, जो कि है स्विचिंग प्रॉपर्टी। मतलब कि ये है 1, ये है 2, ठीक है, और ये है 3, ये है 4 5 6 7 8 9। मैंने 3/3 का वो लिया है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ताकि आपको इससे और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैंने बोला अगर मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये मेरा माइनस साइन आ जाएगा इसके बाहर, और फिर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 6 9 2 5 8 और ये बन जाएगा 1 4 7। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब इसके अंदर हम रो के बजाय अगर हम कॉलम ले लें तो भी वो हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मैंने ले लिया तो माइनस बन जाएगा क्या, 4 5 6 1 2 3 7 8 और 9। ये हो जाएगी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, स्विचिंग प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हमारी, जो कि है फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीपल। मतलब ये हमारा डिटर्मिनेंट है, हमने इसमें 3 मल्टीप्लाई करा, डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4, तो मेरा 3 इंटू ए बन जाएगा 3 इंटू 1 2 3 4, जो कि बन जाएगा 3 6 9 12। बस ये होती है इसकी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स उन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ सिक्स प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो कि है सम प्रॉपर्टी। ए प्लस सी है, ये भी क्यों कर रहा हूँ मैं, सीधा दिखाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और मैंने क्या करना है, ठीक है, ये थी, मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था। मैंने इन सभी में 1 1 1 ऐड करा है। तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 1 2 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट प्लस, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1 प्लस 1 प्लस 1 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट का जो सम होगा वो इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। इसे मैं अगर छोटे डिटर्मिनेंट में करके दिखाऊं तो a प्लस बी सी और b प्लस ई और यहाँ पे लिख देते हैं हम g, ये किसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड एग्जांपल दे दो, ये आपका ए सी डी जी का डिटर्मिनेंट प्लस बी सी और ई जी का डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये होती है आपकी छठी प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं सम प्रॉपर्टी। फिर आती है हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ ए बी सी डी है। ठीक है, तो हमने जब इसको ऐड करा किसके साथ, हमने इसे ऐड कर दिया ए प्लस किसी अल्फा बी के साथ। ठीक है, और फिर हमने यहाँ लिख दिया बी, फिर हमने क्या करा सी प्लस अल्फा डी और यहाँ लिख दिया डी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहती है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है ना, दैट इट रिमेन्स अनऑल्टर्ड अंडर एन ऑपरेशन ऑफ अ फॉर्म। ठीक है ना,
जहाँ पे आपका जो जे और के है वो आपका आई के बराबर नहीं होते। ठीक है, बस इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। इसके अंदर रिकॉर्ड लिख देना जे कॉमा के नॉट इक्वल टू आई, बस इतना लिखना है। मतलब ये बन जाएगा, ये आपका सी ऑफ आई इक्वल टू सी आई प्लस एल्फा सी जे। ठीक है, अगर आपका वो के भी है तो आप लिख सकते हो अल्फा सी के। अब हम यहाँ जाते हैं इसको लाइन, बस बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम अपनी 8वीं प्रॉपर्टी पे आते हुए, जो कि है फैक्टर प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट 0 बनता है तो हम x की वैल्यू को अल्फ़ा लेते हैं, मतलब x की वैल्यू अल्फ़ा पे अगर वो हमारा 0 बनता है तो x माइनस अल्फ़ा जो होता है वो डिटर्मिनेंट की वो हो जाता है, फैक्टर बन जाता है। मतलब अगर x की वैल्यू हमने अल्फ़ा ली किसी तौर पे और हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 बन गया तो हमारा x माइनस अल्फ़ा जो है ये इसका फैक्टर होता है। मतलब आप देखोगे काफ़ी हद तक बिल्कुल अलजेब्रा का ही है, क्योंकि अलजेब्रा का ही टॉपिक है। ठीक है ना। अब हम इसके अंदर से जो है ना इक्वेशंस भी हम इसकी करते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। बस एक वो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मेरा खत्म और फिर ये खत्म हो जाएगा। ओके, फिर अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अंदर। ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है जैसे कि ये एक मेरे पास डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो मतलब जीरोस का अगर आपको कहीं भी एक ट्रायंगल दिख जाए तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आपका ए, ठीक है ना, ये बराबर होगा आपका ए के, मेरा समझो यहाँ ऊपर आ गया। ठीक है, फिर मेरा जो यहाँ पे ले लेते हैं हम एच, यहाँ पे ले लेते हैं हम जी, यहाँ पे ले लेते हैं हम डी, यहाँ पे ले लेते हैं हम आई, यहाँ पे ले लेते हैं हम एफ और ये 0 0 0 इसके बराबर आ जाएगा, जो कि किसके बराबर आएगा? ओह, मैंने दूसरे टर्म्स ले लिए। दूसरे टर्म्स क्यों लिए मैंने? आप यहीं पे इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, यानी ए बी, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ डी है ही तो यहाँ पे ई आना है। ठीक है, ये जो है आपका इसके बराबर आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है? ए इंटू बी टू, यानी कि डी इंटू एफ के, इसके बराबर आ जाएगा, डायगनल के बराबर आ जाएगा, डायगनल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। ओके, ये जो सी होता है ना, ये आपका कोफैक्टर बताता है। ओके, चलो अब हम क्रैमर्स रूल के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है ए एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू सी और दूसरी इक्वेशन है आपके पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू, ठीक है, तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो बन जाएगा ए वन ए टू बी वन बी टू और यहाँ पे आप अपने एक्स और वाई के टर्म्स लिखोगे तो ये आपका बन जाएगा सी वन और सी टू के बराबर। यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होते हैं। अरे हो जा भाई रेज, और ये बहुत अच्छे से हैंग हो चुका है गाइस। हाँ, आ गया आ गया। C1 C2 के बराबर आ जाएगा। ओके, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है क्या बनेगा? हमें पहले इसका डिटर्मिनेंट फॉर x निकालना पड़ता है। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है आपके C1 C2 को आप a की टर्म्स में डाल दो। क्यों? क्योंकि वो a के टर्म्स में x था हमारे पास यहाँ पे, तो आप इसके अंदर a को रिप्लेस कर दो हमारे C1 और C2 से और यहाँ पे लिख दो B1 B2, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारा dx हो जाएगा, यानी कि B2 C1 माइनस B1 C2। ठीक है,
उसी हिसाब से आपको डी वाई निकालना है, जो कि होगा किसके, A1 यहाँ पे आएगा, A2 यहाँ पे आएगा, मैट्रिक्स ये डिवाइड नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा C1, यहाँ पे आ जाएगा C2, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा डी वाई। और फिर आपको निकालना है D, यानी कि आपको A1 A2 B1 B2 को सॉल्व करना है, जिससे कि आपके पास D आ जाएगा। और फिर आपके पास x को कैसे वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू आप निकाल दोगे dx/d करके, ठीक है। और आप फिर y की वैल्यू निकाल दोगे, जो कि होगा dy/d करके, और इसके साथ आपकी x और y की टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। ये आपका 3/3 में भी वैलिड होता है। ओके, ये हो गया है क्रैमर्स रूल। फिर इसके बाद इसके फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, 2/2 का बता दिया, 3/3 के लिए भी आपको सेम होता है। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और बस चलो, दैट्स इट एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीबॉडी। ठीक है, वैसे